गुड मॉर्निंग बेटा, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन क्लास क्लासेस। हम अपना चैप्टर पढ़ रहे हैं सिक्स्थ, कॉलोनियलिज्म एंड द सिटी। मीन्स हम दिल्ली के बारे में पढ़ रहे हैं, दिल्ली में कैसे उपनिवेशवाद ने दिल्ली को प्रभावित किया। डिक्लाइन ऑफ हवेलीज पढ़ेंगे आज हम। इन द 17th and 18th century द मुगल aristocracy lived in grand mansions called haveli. A haveli housed many families. The beautiful gateway to the haveli led to an open courtyard. अब देखो 17वीं और 18वीं शताब्दियों में जो मुगल कुलीन वर्ग था या अमीर लोग थे, वो बड़े बड़े जो हवेलियाँ थी उनमें रहते थे। एक हवेली में बहुत सारी परिवार रहते थे। इसमें एक बहुत सुंदर दरवाज़ा होता था जो एक खुले आंगन में जाकर खुलता था, या फिर जिसके आगे खुला आंगन होता था। द courtyard was surrounded by public rooms which were meant for visitors and business. जो courtyard था, आंगन था, ये इसके चारों ओर पब्लिक रूम्स ऐसे रूम होते थे जहाँ पर विजिटर्स को आकर ठहराया जाता था, या फिर हम कह सकते हैं जैसे गेस्ट रूम्स होते थे। द पब्लिक रूम्स वर एक्सक्लूसिवली यूज बाय मेल्स। द इनर कोर्टयार्ड टू हैड पवेलियंस एंड रूम्स। जो पब्लिक रूम थे उनका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल पुरुष करते थे। अंदर के आंगन में भी बहुत सारे पवेलियन, खुली जगह, आंगन और कमरे होते थे। दे वर यूज बाय द वुमेन ऑफ हाउस होल्ड। ये जो कमरे थे यहाँ की औरतें इस्तेमाल करती थी। रूम्स इन हवेली वर यूज फॉर मल्टीपल पर्पस। दे हैड लिटिल बाय वे ऑफ फर्नीचर। अब देखो, जो रूम्स थे वो कई कामों के लिए इस्तेमाल होते थे और इसमें फर्नीचर्स भी लगा होता था। अंडर द कंडीशन ऑफ द ब्रिटिश रूल, मैनी ऑफ मुगल अमीर्स वर नॉट इन पोजिशन टू मेंटेन दीज लार्ज एस्टेब्लिशमेंट, हैंस हवेलीज बिगिन टू subdivided and sold. The street front of the haveli often turned into shops or warehouse, while some havelis were taken over by the coming mercantile class. Most fell into decay and disuse. अब देखो, अंग्रेजी शासन में बहुत सारे जो मुगल अमीर या मुगल कुलीन वर्ग था, वो उनके पास इतना पैसा नहीं था कि इतने बड़े व्यवस्थाओं को या फिर इतनी बड़ी हवेलियों का ये मेंटेनेंस, इनका प्रबंधन करते रहें। इसलिए जो हवेलीज थी ये इनका विभाजन होने लग गया और इनको लोग भेजने लग गए। इनके सामने जो गलियां होती थी वहाँ पर काफ़ी सारी दुकानें बन गई और गोदाम बन गए, जबकि कुछ जो हवेली थी उन पर जो आने वाले व्यापारी वर्ग था उसने अधिकार कर लिया। ज़्यादातर ख़राब हो गई, गिर गई और कोई यूज़ नहीं हो रहा। द कॉलोनियल बंगलोज was quite different from haveli. It was meant for the nuclear family. जो कॉलोनियल बंगले थे, अंग्रेज़ों के जो बंगले थे, वो हवेलियों से अलग थे और एक फैमिली के लिए बनाए जाते थे। इट वॉज ए लार्ज सिंगल स्टोरेज स्ट्रक्चर विद अ पिच्ड रूफ। जो बंगलो होते थे वो सिंगल स्टोरी, वो एक मंजिल वाले ढांचे होते थे जिनकी पक्की छतें होती थी। बंगलोज वर यूजुअली सेट इन 1 or 2 एकड़ ऑफ ओपन ग्राउंड। 1 या 2 एकड़ के खुले मैदान में इनको बनाया जाता था। लिविंग रूम, डाइनिंग रूम, बेडरूम अलग अलग होते थे। द बंगलो यूजुअली हैड अ वाइड वरांदा इन द फ्रंट। इसके सामने एक बड़ा वरांदा होता था। एंड समटाइम्स ऑन 3 साइड, कई बार 3 तरफ वरांदे होते थे। अ सेपरेट स्पेस फ्रॉम द मेन हाउस वॉज यूटिलाइज टू बिल्ड किचन्स, स्टेबल्स एंड सर्वेंट क्वार्टर्स। इसके अलावा जो मुख्य घर से अलग जो जगह थी उसका इस्तेमाल किचन बनाने, अस्तबल या फिर जो नौकरों के क्वार्टर थे वो बनाए के लिए इस्तेमाल किया जाता था। सर्विस ऑफ डजन्स ऑफ सर्वेंट वर टेकन टू रन द हाउस। घर का काम चलाने के लिए दर्जनों जो नौकर थे वो काम करते थे। द वीमेन ऑफ हाउस होल्ड यूजुअली सेट इन द वेरांडा टू सुपरवाइज टेलर्स और द अदर ट्रेड्समैन। जो औरतें होती थी घर की, वो वरांदा में बैठकर टेलर्स और दूसरे जो व्यापारी थे उनका निरीक्षण करती थी। न्यू प्लान ऑफ म्यूनसिपलिटी की नई योजना। द सेंसस ऑफ 1931 रिवील्ड हॉरिबल सिचुएशन इन द वॉल सिटी। 1931 का जो जनगणना हुई थी उससे वॉल सिटी या फिर शाहजहाबाद में की एक बहुत बुरी दशा सामने आई। ये एक ओवर क्राउडेड, ये भीड़ भाड़ वाली जगह थी जिसमें 90 लोग पर एकड़ में रहते थे, जबकि दूसरी तरफ नई दिल्ली में केवल 1 एकड़ में केवल 3% रहते थे। ये बेटा जनसंख्या का वितरण बता रखा है। बट इन स्पाइट ऑफ पुअर कंडीशन, ख़राब स्थितियों के बावजूद भी जो वार्ड सिटी थी वो उसका विस्तार होता रहा है। एन एक्सटेंशन स्कीम, एक विस्तार योजना कॉल्ड द जिसको लाहौर गेट इम्प्रूवमेंट स्कीम कहा जाता है। जिसको किसने प्लान किया? रॉबर्ट क्लार्क ने। किसके लिए? वर्ल्ड सिटी रेजिडेंट्स के लिए। 1888 में द प्लान वॉज टू ड्रॉ द रेजिडेंट्स अवे फ्रॉम द ओल्ड सिटी
A new type of market square was planned in the new extension street. In this redevelopment strictly followed the grid pattern. Land was divided into regular areas for the construction of neighborhood was divided into the regular areas for the construction of the neighborhood. अब देखो ये प्लान किस लिए किया गया, ओल्ड सिटी टू ड्रॉ द, जो नए रेजिडेंट्स आ रहे थे उनको ओल्ड सिटी से दूर रखने के लिए एक मार्केट स्क्वायर बनाया गया इस विस्तारवादी नीति में। ये जो स्ट्रीट्स थी उनको ग्रिड पैटर्न फॉलो करना होता था। ग्रिड पैटर्न मीन्स ये वाला जो पैटर्न है, एक जो लैंड था इसको रेगुलर एरिया में डिवाइड कर दिया गया, जहाँ और किसके लिए, जो नेबरहुड थे वो यहाँ पर मतलब पड़ोस के मतलब बढ़ाने के लिए जो इसका रिकन्स्ट्रक्शन करवाया गया। बट द डेवलपमेंट रिमेन्ड इनकम्प्लीट एंड कुड नॉट हेल्प द डीकंजेस्ट द ओल्ड सिटी। लेकिन जो विकास था ये बीच में अधूरा रह गया और ओल्ड सिटी में कोई सुधार नहीं हो पाया। इवन इन 192 बेटा 1920s है, 1920 के दशक में पानी की आपूर्ति और जो नालियों की दशा थी वो बहुत ख़राब थी। द दिल्ली इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट वो सेटअप इन 1936, 1930 में दिल्ली इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना की गई। इट बिल्ट एरियाज़ लाइक दरियागंज साउथ फॉर वेल्दी इंडियंस। इसने अमीर भारतीयों के लिए दरियागंज साउथ बनाया। हाउसेज वर ग्रुप्ड अराउंड द पार्क के चारों ओर घर बनाए गए। विद इन द हाउसेज, घरों के अंदर स्पेस वर डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू न्यू रूल्स ऑफ प्राइवेसी। और घरों के अंदर प्राइवेसी के जो नए नियम थे उनके अकॉर्डिंग स्पेस को, जगह को डिवाइड किया गया। इंस्टेड ऑफ स्पेस बीइंग शेयर्ड बाय मैनी फैमिलीज और ग्रुप्स। अब इस जगह को बहुत सारे परिवार और ग्रुप्स के साथ शेयर करने के बजाय यहाँ पर एक ही फैमिली के अलग अलग मेंबर रहते थे और उनका खुद का प्राइवेट स्पेस होता था। मींस हर आदमी के अब अलग अलग कमरे बनाए गए। अब शिमला के बारे में है। शिमला वॉज डिस्कवर्ड इन 1819 आफ्टर एंग्लो गोरखा वार। इट वॉज नेम्ड आफ्टर द गॉडेस श्यामला देवी। अब देखो 1819 में जो अंग्रेज़ों और गोरखाओं का जो युद्ध हुआ था उसके बाद अंग्रेज़ों ने इसको शिमला को डिस्कवर किया और इसको क्या और इसको हिल स्टेशन के रूप में इस्तेमाल करने लगे। इसका जो नाम है वो श्यामला देवी है। ये बेटा यहाँ पर एक फेमस मंदिर है, उनके नाम पर इसका नाम पड़ा है। लॉर्ड रिपन्स रेजोल्यूशन, also known as Magna Carta of local government in India, encouraged not only the setting up of local government across the country but also local peoples involving in running them and electing their members. अब देखो लॉर्ड रिपन रेजोल्यूशन जिसको भारतीय स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा या फिर नींव भी माना जाता है। इसने भारत में स्थानीय सरकार स्थापित करने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इसके साथ साथ यहाँ के जो लोग थे उनको भी अपने सदस्य चुनने और सरकार चलाने में शामिल किया। चैप्टर कंप्लीट हो गया है बेटा, पढ़ें इसको, डाउट्स को डाउट सेशन में या फिर लाइव क्लास में क्लियर करें। कीप स्टडिंग एंड हैव अ नाइस डे।